तो फ्लक्स निकालने के रास्ते में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर फ्लक्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा था। तो वो क्या था कि हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था इनफाइनाइटली लॉन्ग, और उसके पास एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है जिसकी लेंथ है L, और जिसका ये वाला एज जो है वो A डिस्टेंस पर है। तो हमें निकालना है, अच्छा इसकी ब्रेड्थ है B, हमें इसके अक्रॉस फ्लक्स निकालना है। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब हम डायरेक्टली फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है B डॉट A को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो एरिया तो हमारे इस लूप का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फील्ड है ना, इस वाले वायर की वजह से फील्ड धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ वीक होती जाएगी। यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी, यहां पर फील्ड वीक होगी, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। R है वो डिस्टेंस जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर R डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फील्ड कमजोर होती जाएगी, है ना। तो जैसे जैसे R डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फील्ड वीक होती जाएगी। तो हम लोग इस फील्ड को कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं ले सकते। यहां पर इस फॉर्मूले में अगर दोनों चीज कांस्टेंट हैं, B की वैल्यू दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पुट करके हम फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। लेकिन डिस्टेंस के साथ फील्ड वीक होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x डिस्टेंस पर एक स्मॉल विड्थ, एक स्मॉल पीस ऑफ इस रेक्टेंगुलर लूप को लेंगे जिसकी विड्थ है dx, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है dx, और इसकी ब्रेड्थ है b। तो ये छोटा सा एरिया हो गया b dx। सो दिस स्मॉल एरिया, या इसको ऐसे कह देते हैं, दिस स्मॉल एरिया इज b इंटू dx। और ये एरिया बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसके ऊपर फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स क्या होगा, तो हम लिखेंगे फ्लक्स ड्यू टू द स्ट्रेट वायर ऑन स्मॉल एरिया dA क्या होगा, d फाई, स्मॉल फ्लक्स कह लेंगे d फाई, और b डॉट dA। तो B और dA। अब एंगल भी देख लेते हैं हम लोग। एंगल क्या होगा फील्ड का, अब देखो ये है स्ट्रेट वायर, फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड में होल्ड करेंगे, थंब की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हमारे, तो फील्ड यहां से बाहर आएगी और यहां अंदर जाएगी। तो फील्ड है ऐसे क्रॉस क्रॉस के फॉर्म में, बिकॉज फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरीके से फील्ड अंदर जा रही है ऐसे, ठीक है। अच्छा एरिया वेक्टर किस तरफ है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की तरफ है। तो B अंदर, एरिया बाहर, तो एंगल होगा 180 डिग्री। तो B DA cos 180, इससे मिला माइनस B DA। ये वो छोटा फ्लक्स। अच्छा B की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर B की वैल्यू इस वाले छोटे से पीस पर कितनी होगी, क्योंकि x डिस्टेंस है तो फील्ड यहां पर होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस फॉर्मूले में R की जगह हम लिखेंगे 2 पाई, डिस्टेंस है x। तो इस पर पूरे एरिया पर, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है इसलिए फील्ड की वैल्यू फिक्स्ड है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। तो हम लोग लिखेंगे माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x, और एरिया कितना हमारा, एरिया है B dx। तो ये हुआ हमारा छोटा सा फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स
डी फाई कहां से कहां तक करेंगे, इस किनारे से लेकर के इस किनारे तक इंटीग्रेट करेंगे। ये वाला किनारा है a डिस्टेंस पर और इसकी लेंथ है l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, दिस विल बी a प्लस l। तो हम इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर के a प्लस l तक, a से लेकर के a प्लस l तक। ओके, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी यहाँ जगह है, तो फाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेट माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, b भी बाहर निकाल लेते हैं, dx बाई x a से लेकर के l प्लस a तक। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। अब हमें इंटीग्रेट करना है और dx बाई x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो हमें मिलेगा म्यू नॉट आई b बाई 2 पाई log टू द बेस e x, लिमिट हो जाएंगी a से l प्लस a, और इससे मिलेगा म्यू नॉट आई b बाई 2 पाई log अपर लिमिट l प्लस a माइनस लोअर लिमिट a, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट आई b बाई 2 पाई log l प्लस a बाई a, और माइनस साइन को इंक्लूड कर लेंगे तो म्यू नॉट आई b बाई 2 पाई log a बाई l प्लस a, ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स। इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखो। समझने वाली बात ये है कि डिस्टेंस के साथ फील्ड डिक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, छोटे से एरिया पे फ्लक्स निकालेंगे। ये एरिया इतना छोटा है कि इसके ऊपर इस वायर की फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हमने छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाला और इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स हमने निकाल दिया। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हमने फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। एक बार उस एक्सपेरिमेंट को फिर से करके और लॉज को डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो चलो तो फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स थे बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट थे। एक कॉइल थी इस तरीके से, उसके दोनों एंड्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये है हमारा एक मैग्नेट। ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब इसको पास में लाते हैं तब हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है। मान लो डिफ्लेक्शन इस तरफ दिखाता है, और जब हम इसको दूर लेके जाते हैं, दूसरे फिगर में अगर बनाएं गैल्वेनोमीटर कॉइल इस तरीके से, और इसकी जो निडल है सेंटर में है, और अब की बार हम लोग नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा। ये डिफ्लेक्शन तभी होता है जब हम मैग्नेट को पास में ला रहे होते हैं या दूर लेके जा रहे होते हैं। अगर पास में लाके रख दोगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, अगर हम कॉइल और मैग्नेट को ऐसे ऐसे चलाएंगे तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। समझ गए? अगर हम कॉइल को मैग्नेट के पास, दोनों को रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं हो रही है, ऐसे दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? और कॉइल के प्लेन की अगर हम फील्ड ऐसे लेकर के आते हैं, मैग्नेट को ऐसे लेके आते हैं, तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो हम इन सारी बातों को फ्लक्स के फॉर्म में समझेंगे। जब हम ऐसे लेके आते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर बढ़ती जाती है, इसका फ्लक्स बढ़ता जाएगा। दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। ऐसे लेके आते हैं तो इसकी जो हमारे मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से हमारी कॉइल के प्लेन के अलोंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर फ्लक्स क्या होगा? हमेशा जीरो रहेगा। कॉइल के ऊपर फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर हम मैग्नेट को इस तरीके से रोटेट करें, कॉइल के पास इस तरीके से रोटेट करें, तब भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है।
क्लियर? क्योंकि ऐसे रोटेट करने से क्या होगा, देखो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, हमारे मैग्नेट और कॉइल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग लॉज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उन्हीं को कहते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखते हैं हम लोग फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो लॉज है ना, बिल्कुल सिंपल जो एक्सपेरिमेंट है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है, कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है, गैल्वेनोमीटर तब डिफ्लेक्शन दिखाता है जब इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होता है, या ऐसे कहो जब तक फ्लक्स चेंज होता है तब तक ईएमएफ बनता है। इसका मतलब जब हम मैग्नेट को पास में ला रहे थे तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, करंट बन रहा था। जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। ठीक है ना, जब पास में लाके रख देते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, जब दूर लेके जाते हैं रख देते हैं तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। पास में लाके रख देते हैं तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पास में अगर फील्ड स्ट्रांग होगी, फील्ड स्ट्रांग होगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर लेके जाएंगे तो फील्ड वीक हो जाएगी, फ्लक्स घटेगा। तो ना तो हम पास में ला रहे हैं ना दूर लेके जा रहे हैं, पास में लाके रख दिया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट is developed in a coil when magnetic flux across it changes। ठीक है, जब भी फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ इंड्यूस होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि करंट इंड्यूस होता है। और इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे, करंट तब तक लास्ट करता है, तब तक हमारे गैल्वेनोमीटर में करंट रहता है जब तक फ्लक्स चेंज होता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स so long as flux across it changes। जब तक फ्लक्स चेंज करता है तब तक हमारा इंड्यूस ईएमएफ रहता है, और जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। सिंपल, जो हमने देखा वही लिखा। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे। सेकंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to rate of change of magnetic flux। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों लॉ लगभग एक जैसे ही हैं, और मैथमेटिकली हम लिखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जिस रेट से फ्लक्स चेंज होता है वही ईएमएफ इंड्यूस होता है, या कह लो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होगा। अगर फ्लक्स में चेंज बहुत ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस भी ज्यादा है, अगर फ्लक्स में चेंज कम है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी कम है। समझ गए बात? इसका मतलब जब हम मैग्नेट को बहुत जल्दी पास में लाएंगे, दूर लेके जाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे लेके जाएंगे तो इसमें करंट बहुत स्ट्रांग होगा, और धीरे लाएंगे तो इसमें करंट वीक होगा, धीरे दूर लेके जाएंगे तो इसमें करंट वीक होगा। समझ गए? अगर टाइम बहुत छोटा है, बहुत जल्दी से पास में लाते हो
तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट लॉज फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड, बहुत सिंपल सी बात। क्लियर है? अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको फैराडे नहीं बता पाया या फैराडे ने उसको जरूरी नहीं समझा, और वो था कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगी। तो उसको लिख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज़'s लॉ। द डायरेक्शन of induced EMF is given by Lenz's law. Lenz's law फैराडे के लॉ का ही छोटा सा अलग पार्ट है, थोड़ा सा सुधार कह सकते हो कि फैराडे के लॉ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी लेंजेस ने, ये बता करके कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो अगर हमारी कॉइल, ये हमारी कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ पोल, अगर हम नॉर्थ पोल को पास में लाएं तो हमें ये तो पता ही है कि इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, है ना। जब पास में लाते हैं इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये लेंस बताता है। तो लेंजेस कहता है, लेंजेस लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है कि इसमें जो भी डायरेक्शन होगी करंट की वो ऐसी होगी कि इसके मोशन को अपोज करेगी। समझ गए? इसके अंदर करंट की जो भी डायरेक्शन होगी वो हमारे मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगी, या जिसकी वजह से, जिस भी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस वजह को, उस कॉज को अपोज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नॉर्थ पोल को पास में लाओगे तो ये वाला जो फेस है ना मैग्नेट, कॉइल का ये वाला जो फेस है जो हमारे मैग्नेट की तरफ है, ये नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं, ये नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं, तो ये नॉर्थ पोल बन करके, ये नॉर्थ पोल बन करके हमारे मैग्नेट को आने से रोकेगा। समझ गए? क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि इसमें ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि हमारे मैग्नेट को पास में आने से रोकेगा। और क्योंकि नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो तो ये कॉइल का फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा और मैग्नेट को आने से रोकेगा। इसी तरीके से नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे, अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जाओगे तो ये वाला फेस दूर जाने से भी रुकेगा, ये वाला फेस साउथ पोल बन जाएगा। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो कॉइल का ये वाला फेस साउथ पोल बन जाएगा और मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही सिचुएशन में, पास में लाओ तो भी रोकेगा, दूर लेके जाओ तो भी रोकेगा। समझिए? तो ऐसी डायरेक्शन होगी। तो लेंस लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट की वो डायरेक्शन होती है या ऐसी डायरेक्शन होती है कि वो अपोज करता है उस वजह को जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, और फिर कुछ एक्सप्लेनेशन में इसकी दूंगा। तो क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच, ऐसी होगी that it opposes the cause which produces it, ठीक है। ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपोज करेगा उस कारण को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर? इसीलिए हम अपने फैराडे लॉ को लिखेंगे ऐसे, माइनस डी फाई बाई डी टी, इस तरीके से लिखेंगे।
ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, तो ये माइनस साइन बताता है क्या कि ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो पैदा होता है। इसका मतलब बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर हम कॉइल के पास साउथ पोल को लाएंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा, और अगर हम साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी कि जब हम साउथ पोल को पास में लाएंगे तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जब हम साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। समझ गए? ये है लेंजेस का लॉ। बहुत सिंपल सी बात, बहुत छोटी सी बात कि लेंस लॉ क्या बताता है। क्लियर? कि डायरेक्शन हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की ऐसी होती है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करता है। इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है? क्लियर हुई बात? ठीक है, ये सिंपल सी बात हमारा लेंस लॉ कहता है, और इसकी वजह से ये माइनस साइन भी लेंस लॉ की वजह से ही आया है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग बात करेंगे कि जो लेंस लॉ है इसका मतलब लेंस लॉ हमें क्या बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमें एक तरीके से हम देख रहे हैं कि मोशन की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेट के मोशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लेंस लॉ कहता है कि धोखे में मत रहो कि तुम्हें फ्री में एनर्जी मिल गई। ठीक है, इस धोखे में मत रहो कि तुम्हें यहाँ पर फ्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ रहा है। जो तुम काम कर रहे हो ना वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा होने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। इसी की वजह से डायरेक्शन ऐसी आई है। ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, लेकिन साउथ जब पास में लाते हैं तो साउथ बन जाता है, अपोज करता है। साउथ को दूर लेके जाते हो तो नॉर्थ पोल बन करके अपोज करता है। दोनों ही सिचुएशन में अपोज करेगा। तो हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। चलो, तो हम लोग लिखेंगे लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लेंसेज लॉ is in accordance with conservation of energy। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। ये जो डायरेक्शन आई है इसको गैस करने के लिए हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा है। तो क्या है, देखो कि ये हमारी कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। जब हम पास में लाएंगे इसमें फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इस नॉर्थ पोल को पास में आने से रोकेगी, तो इसको बनना पड़ेगा नॉर्थ पोल, है ना। लेकिन नॉर्थ पोल आया कैसे, यही समझने वाली बात है कि नॉर्थ पोल ही क्यों बना। चलो, अगर मान लो भाई दो ही पोल बन सकते हैं, या तो ये वाला एंड जो हमारे मैग्नेट की तरफ है, ये वाला किनारा, ये वाला फेस हमारे मैग्नेट की तरफ है, ये वाला फेस मैग्नेट की तरफ है, ये हमारा कॉइल है, कॉइल का फेस है, और ये मैग्नेट पास में आ रहा है। तो इस फेस पर दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो साउथ पोल बनेगा या नॉर्थ पोल बनेगा, है कि नहीं। मान लो ये साउथ पोल बन जाता है, या करंट ऐसे फ्लो करेगा कि साउथ पोल बन जाता है, क्योंकि करंट फ्लो करने से नॉर्थ पोल साउथ पोल तो बनेगा ना। तो हमारी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से कोई ना कोई फेस तो बनेगा ना, नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा। अगर ये साउथ पोल बन जाता है यानी करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, जैसा कि यहां से देखने पर दिखाई देता है। यहां से ऑब्जर्वर है, ये यहां से देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर गया, यानी साउथ पोल बन गया। हम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हैं, तो हमें क्या करना है, देखो हमें थोड़ा सा पुश करना है,
इस नॉर्थ पोल की वजह से साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल हमारे नॉर्थ पोल को खींचने लगेगा, है ना। थोड़ा सा पास में आएगा तो फील्ड और बढ़ जाएगी, करंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बन जाएगा, फिर और तेजी से नजदीक आएगा। इसका मतलब हमें हल्का सा पुश देने की जरूरत है, फिर तो ये अपने आप तेजी से दौड़ा चला आएगा। इसका मतलब हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही ये अंदर जाते जा रहा है और करंट भी बन गया। यानी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हल्का सा इसको जस्ट यू टच करना है और फिर ये तेजी से अंदर आता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। यानी हमें कुछ करना ही नहीं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग लगता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मुफ्त में सब कुछ हो गया, हमें मामूली सा थोड़ा सा हिलाना है, बाकी काम तो अपने आप हो गया, है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन ऐसा तब है जब हम ये मानते हैं साउथ पोल बना। अगर हम इसको कहें कि करंट की डायरेक्शन ऐसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी और ये नॉर्थ पोल बनेगा, तो हमारे मैग्नेट को पास में आने से रोकेगा और हमें इसको पास में लाना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा। ये और स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल बनेगा, हम और पास में आएंगे, हमें और काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसका मतलब अब कुछ हमें लग रहा है कि हाँ, अब जो हम काम कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल के पास में लाने के लिए, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। यानी हमें फ्री में कुछ नहीं मिला, हमारे काम, हमारा वर्क ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। समझ गए? इसीलिए यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि इस मैग्नेट को पास में आने से रोकेगा तो हमें काम करना पड़ेगा, तो वही काम, वही वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम साउथ पोल को पास में लाएं तो यहां नॉर्थ पोल बन सकता है, साउथ पोल बन सकता है। पास में ला रहे हो तो अपोज करना पड़ेगा, यानी कि हमारा ये जो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि यहाँ पर ऐसा डायरेक्शन करंट की होगी कि ये साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। तब हमें इसको पुश करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा और वही काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंज़ेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हमें बताता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। समझ गए? तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे करंट की डायरेक्शन निकालने वाली, तो इसमें लेंज़ेस लॉ की सहायता जरूर लेंगे। ठीक है, कुछ सिंपल से एग्जांपल करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं कि करंट की डायरेक्शन निकालो, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालो। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एग्जांपल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एग्जांपल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और ये एक लूप है। ठीक है, इसमें जो करंट है ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, करंट इंक्रीज कर रहा है, तो इस लूप के अंदर ईएमएफ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड में कई बार आया हुआ है ये। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक वायर दिया हुआ है, इस वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है, इसके पास में एक लूप रखा है, इस लूप के अंदर हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो। हमें ये बात इसके अंदर बतानी है कि करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब लेंज़ेस लॉ कहता है कि इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी
कि जिसकी वजह से इसमें करंट बनेगा उसको अपोज करेगा। अब इसमें करंट क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज होगा। इसका फ्लक्स क्यों चेंज होगा? क्योंकि इस वायर के अंदर करंट बढ़ रहा होगा। तो बढ़ता हुआ करंट इसके अंदर बढ़ती हुई फील्ड पैदा करेगा, है ना। बढ़ती हुई फील्ड पैदा करेगा तो बढ़ता हुआ फ्लक्स होगा, बढ़ता हुआ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात क्लियर है। अब रही बात डायरेक्शन की देखेंगे। तो डायरेक्शन के लिए हमें देखना है पहले फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। इस लूप के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन, इस वायर की फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो राइट हैंड में होल्ड करेंगे वायर को, थंब की डायरेक्शन में अपने करंट को रखेंगे या करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करेंगे। तो इस तरफ उंगलियां ऐसे घूम रही है, यानी फील्ड यहाँ बाहर आएगी और यहाँ घूम के अंदर जाएगी, यानी फील्ड यहाँ पर बोर्ड के अंदर जा रही होगी। और अंदर जाने वाली फील्ड को हम दिखाते हैं क्रॉस की हेल्प से। क्रॉस, ऐसी फील्ड होगी। और ये जो फील्ड है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। समझ गए? टाइम के साथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये फील्ड हमने आधा आंसर निकाल दिया, ठीक है। इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन निकालनी है। तो फील्ड इंक्रीज करती जा रही है। फील्ड ऐसे है, ऐसी फील्ड अंदर है बोर्ड के, और वो इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इस तरफ कौन सा पोल होगा? इस तरफ कौन सा पोल होगा जिसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन ये होगी? मैग्नेट का कौन सा पोल होगा ताकि फील्ड ऐसे यहां से चल करके ऐसे अंदर जाएगी? इस तरफ कौन सा पोल होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और कॉइल के पीछे एक साउथ पोल है और फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो नॉर्थ पोल धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो हम सीधे बता सकते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। क्योंकि नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो इसमें करंट की वो डायरेक्शन होनी चाहिए कि उस पास में आते हुए नॉर्थ पोल या उस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। समझ गए बात? ठीक है ना। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कि अगर फील्ड इंक्रीज कर रही है तो फील्ड की डायरेक्शन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि फील्ड ऐसे भी हो सकती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल है और वो नॉर्थ पोल या तो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है या नजदीक आते जा रहा है। तो नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा पोल बनना चाहिए? यहाँ पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उसको नॉर्थ पोल बनाएगी। समझ गए? नॉर्थ पोल बनाएगी तो क्लॉकवाइज करंट होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? नॉर्थ पोल के लिए हम बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आ गई? बहुत सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अब की बार हम लोग दूसरी सिचुएशन लेंगे, डायरेक्शन, एग्जाम्पल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यही कर रहे हैं हम लोग। एक ऐसे फील्ड है, यहां पर इस एरिया में फील्ड है, ऐसे बड़ा कोई भी एरिया है, इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे है, और हम अपने एक छोटे से लूप को धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे, धीरे धीरे अंदर लेके जाएंगे। तो जब अंदर लेके जा रहे होंगे तब इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस लूप, ठीक है। जब ये थोड़ा सा हम आधा अंदर लेके जा चुके होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें ईएमएफ क्यों बनेगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आएगा, ये इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे अंदर लेके जाएंगे हम, जब इसको यहाँ पर ला चुके होंगे, ऐसे ला चुके होंगे, आधा अंदर होगा और आधा बाहर होगा, ऐसे लाएंगे, तो देखो तब इतना एरिया इसका अंदर होगा और फ्लक्स इतने एरिया की वजह से होगा, और धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, और फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ के बात? तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना,
एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकेगी। समझ गए? उस बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकेगी। यानी कि अगर फील्ड ऐसे है तो इसमें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी होगी जो इसके अगेंस्ट होगी। यानी फील्ड यहां क्रॉस क्रॉस है ना, मतलब फील्ड डायरेक्शन ऐसे अंदर, ठीक है, फील्ड डायरेक्शन कैसे अंदर की तरफ, क्योंकि यहां पर क्या कौन सा पोल मानेंगे, नॉर्थ पोल। तो इसमें फील्ड को अपोज करना है तो इसके अंदर करंट डायरेक्शन ऐसी होगी, फील्ड को अपोज कैसे करेगा, जब इस फील्ड के अगेंस्ट फील्ड भेजेगा, बाहर वाली फील्ड के अगेंस्ट फील्ड को सेंड करेगा। इसलिए इसको अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। इसमें भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ गए? लेकिन जब इसको बाहर लेके जाना शुरू करोगे, जब इस लूप को बाहर लेके जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, है ना। जब इसको बाहर लेके जाएंगे तो एरिया कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एरिया कम होता जाएगा तो फ्लक्स भी कम होता जाएगा, फ्लक्स कम होता जाएगा तो फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अब की बार बाहर वाली फील्ड को सपोर्ट करेगा क्योंकि फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो उस डिक्रीजिंग फ्लक्स को सपोर्ट करेगा। यानी फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो ये अपनी फील्ड बनाएगा, वो बाहर वाली फील्ड की डायरेक्शन में ही रखेगा। तो यहां पर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल बन के इसको सपोर्ट करेगा। तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा जब हम इसको बाहर लेके जाएंगे। तो अंदर लाते समय एंटी क्लॉकवाइज, बाहर ले जाते समय क्लॉकवाइज। लेकिन जब बीच में होगा ना तब क्या होगा, जब ये बीचों बीच होगा तब क्या होगा, बीचों बीच होगा तब, क्योंकि इसका ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना फील्ड चेंज हो रही है, और ना ही एंगल चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। यानी जब बाहर होगा तब करंट जीरो, जब अंदर जा रहा होगा तब करंट एंटी क्लॉकवाइज, जब बीच में पहुंच जाएगा तब करंट जीरो, और जब बाहर निकलने लगेगा तब करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, और जब बिल्कुल बाहर आ जाएगा तो करंट फिर से जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आज हमने लेंज़ेस लॉ यूज करके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन समझी। कल कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन निकालना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो 2-4 क्वेश्चंस और करके प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बड़े आराम से जो है डायरेक्शन निकाल सकें। ठीक है, तो सी यू टुमारो, बाय।